नमस्कार, गुड इवनिंग। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं एनके सिंह विज्ञान विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहले कुछ मैं आपसे बातें कर लूं, उसके बाद जो है क्लास आपकी प्रारंभ होगी। जैसे कि कुछ लोगों का डाउट्स आया था, मैं नाम ले रहा हूं राजा कुमार जी का, सुनील कुमार विश्वकर्मा जी का और लोगों का, कई लोग हैं। तो उनका दो तीन चीज़ों को लेके आप डाउट्स में हैं, उन्हीं दो तीन चीज़ों को पहले मैं क्लियर कर दूं। पहला डाउट्स आप लोगों का ये है कि ये जो क्लास आपके समक्ष जा रही है, ये क्लास रेगुलर चलेगी अथवा नहीं चलेगी। मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो समान विज्ञान की क्लासेस हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं और वो रेगुलर जो है आपको मिलती रहेंगी। शाम को 7 बजे जो है रेगुलर आपके क्लासेज समान विज्ञान की जाती रहेंगी। कुछ लोगों का क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी को लेकर, प्रौद्योगिकी को लेकर। तो जैसे ही सामान्य विज्ञान समाप्त होता है, जनरल साइंस समाप्त होता है, उसके पश्चात तुरंत पश्चात जो है टेक्नोलॉजी का पोर्शन जो है मेरे द्वारा जो है आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। रही बात डेमो की या टेक्नोलॉजी को पढ़ाने की, तो 3-4 दिनों के बाद जो है पब्लिकली क्लास जो है टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हो जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन विधिवत रूप से आपको टेक्नोलॉजी तब पढ़ाया जाएगा जब आपका समान विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। मैं या आलोक सर किसी भी प्रकार से नहीं चाहते हैं कि आपके सर पे कोई बर्डन आए, क्योंकि इतिहास की भी कक्षाएं चल रही हैं, समान विज्ञान की भी कक्षाएं चल रही हैं, ज्योग्राफी की भी चल रही हैं। तो आपके पास ज्यादा प्रेशर ना हो और जो कुछ भी पढ़ें वो विधिवत रूप से आप रिकॉल करते रहें, रिवीजन करते रहें। तो उस चीज को देखते हुए पहले समान विज्ञान को कंप्लीट किया जाएगा, उसके पश्चात टेक्नोलॉजी के पोर्शन पे आकर चीजों को रिलेट करेंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा पोर्शन होता है, जब तक आप समान विज्ञान को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप टेक्नोलॉजी को काफी बेहतर ढंग से समझ नहीं पाएंगे। काफी कुछ चीजें जो हैं उसमें फिजिक्स से होती हैं, काफी कुछ चीजें जो हैं उसमें बायोलॉजी से, सेल से होती हैं। जैसे कि अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूंगा तो वो सेल आपको अच्छे प्रकार से समझ में आना चाहिए। जब तक आपको सेल नहीं समझ में आएगा वो बायोटेक्नोलॉजी आपको नहीं समझ में आएगा। तो उस चीज को देखते हुए पहले समान विज्ञान को विधिवत रूप से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं नोट्स के माध्यम से जो है आपसे संपर्क करूंगा। डाउट जितने भी रहेंगे उन डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। आलोक सर ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, आपने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए कोई भी कसर, कोई भी कमी जो है आपके समक्ष नहीं आएगी। ये इस बात की मैं यानी कि एनके सिंह गारंटी लेता हूं। और जो भी चीजें हैं समान विज्ञान से, चाहे टेक्नोलॉजी से लेकर जितनी भी चीजें हैं, मेंस के अप्रोच के साथ जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारी चीजों को स्टेप वाइज जो है क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। पब्लिकली क्लास जो चल रही है वो इस वजह से चल रही है, कुछ लोगों का एडमिशन, अगर जो लोग छूट रहे हैं उनका एडमिशन ले लिया जाए। बाकी कुछ दिनों के पश्चात जो है वो पब्लिकली क्लास बंद कर दी जाएगी। उसके पश्चात जो है ये आपकी समान विज्ञान की कक्षाएं केवल और केवल जो है आपके लिए जो है उपलब्ध रहेंगी। बस इतनी सी ही बात है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्टिव नेचर बनाए रखिए, कोऑर्डिनेट करते रहिए और देखिएगा काफी कुछ चीजें जो हैं आपके समान विज्ञान से लेकर कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी आपको मैं नहीं होने दूंगा। इस बात की पूरी तरह से आप लोग आश्वस्त रहिए। इस बात की मैं पूरी तरह से गारंटी लेता हूं कि जैसे ही आपकी कक्षाएं समान विज्ञान की समाप्त होंगी, आप अपने आप को बहुत सहज, सरल और आत्मविश्वास से भरे हुए पाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने यूपीएससी का जो सिलेबस था जनरल साइंस का, उस पर हमने चर्चा किया था और हमने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया था कि इस समय यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछे जाने का स्तर क्या है, उसको भी हमने उसकी प्रकृति में भी चर्चा किया था। मेंस के अप्रोच से अगर साइंस को देखा जाए तो वहां से टेक्नोलॉजी के पोर्शन से क्वेश्चन जो है ज्यादा आते हैं, या फिर अगर हम कहें कि फंडामेंटल साइंस से जोड़कर टेक्नोलॉजी को जो है पूछा जाता है, तो टेक्नोलॉजी की भी कक्षाएं जो हैं लगभग 2-3 दिनों में आपकी प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि मेंस के अप्रोच से बहुत ही लाभकारी आपके लिए सिद्ध होंगी। आज हम जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र पे हम चर्चा करेंगे और वहां से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं या बने हुए हैं उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक स्टेप जो है हम बढ़ते चलेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो जनरल साइंस के 2-3 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए, और उन्हीं 2-3 चैप्टर्स में से ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए। तो आज शुरुआत करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि मानव पाचन तंत्र, या जिसे हम कह सकते हैं ह्यूमन
डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ध्यान से मेरी बातें समझते चलिएगा, ठीक है। देखिएगा, पहली चीज तो आप ये समझिए कि पाचन किसे कहा जाता है, यानी कि डाइजेशन किसे कहा जाता है, और उसके पश्चात हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये तंत्र कैसे निर्मित हो जाता है, यानी कि इस कैसे सिस्टम का रूप धारण कर लेता है। इन चीजों को समझते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया है मूल उद्देश्य, हम एक एक स्टेप और क्रमबद्ध तरीके से जो है अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसा कोई भी आपका जो एग्जाम के रिलेवेंट जो बिंदु है वह आपको छूटने नहीं पाएगा। तो पहले मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि पाचन किसे कहेंगे। पाचन यानी कि डाइजेशन हम किसे कह सकते हैं। तो एक जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक परिभाषा लिखा हुआ है, डिफिनीशन लिखा हुआ है कि हम जब जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलते हैं तो यह जो क्रिया होती है इसे कहा जाता है पाचन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को डाइजेशन कहा जाता है या इसे कहा जाता है पाचन। लेकिन यह डाइजेशन तभी होगा जब यहां पे दो चीजें उपस्थित रहेंगी। पहला है आपका एंजाइम और दूसरा होता है जल। बिना एंजाइम और बिना जल के पाचन की क्रिया संपादित नहीं हो सकती। तो अगर हम अपनी परिभाषा में थोड़ा सा परिमार्जन करें तो हम यह कहेंगे कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को कहा जाता है पाचन। लेकिन इस क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? एंजाइम और क्या? जल। आगे हम चर्चा करते हुए बताएंगे आपको कि एंजाइम का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है और जल किस प्रकार से इसमें सहायता करता है। अगर इस डिफिनीशन को आप समझ लिए तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण टॉपिक है वह आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। केवल आप इतना समझ लीजिए कि जटिल भोज्य पदार्थ किसे कहेंगे और सरल भोज्य पदार्थ किसे कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं कि आप अपने भोज्य पदार्थों के रूप में क्या क्या ग्रहण करते हैं, तो आप कहेंगे कि हम अपने भोज्य पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं और उसके बाद हम दाल खाते हैं, ठीक है। ये जो आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं, रोटी, चावल, दाल, ये जो आप यूज करते हैं, ये आप इसको सरल फॉर्म में यूज करते हैं। जब ये आपके अनुकूल हो जाता है तब आप इसका प्रयोग अपने भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि रोटी जो है प्राप्त होता है आटे से और आटा प्राप्त होता है गेहूं से, तो जो गेहूं होता है ये क्या है? आपका जटिल पदार्थ। अगर हम चावल की बात करें तो चावल प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? धान से प्राप्त होता है। तो धान आपके लिए क्या है? यह जटिल भोज्य पदार्थ है। अगर हम ये कहें कि डायरेक्टली गेहूं आप खा लीजिए या डायरेक्टली आप धान खा लीजिए तो यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? आप तमाम प्रकार के एक्सक्यूजेस देंगे कि हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमारे पाचन के लिए यह उपयुक्त नहीं है, और कई प्रकार के आप एक्सक्यूजेस दे सकते हैं इससे संबंधित। यानी कि जब इन भोज्य पदार्थों को आप अपने अनुकूल बदल लेते हैं, उसके पश्चात आप ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी कोशिकाएं, हमारे शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं, जब इसको अपने अनुकूल बना लेती हैं उसके बाद इनको एब्जॉर्ब करती हैं, उसके पश्चात इनको क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। हम एक रोटी खाएं, चाहे 10 रोटी खाएं, चाहे 50 रोटी खाएं, हमको कोई भी शून्य एनर्जी मिलेगी। कब? जब तक उसका कोई भी अवशोषण नहीं होगा। यानी कि भोजन का अवशोषण होना महत्वपूर्ण रखता है, भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं होता है। और भोजन का अवशोषण तब होगा जब वह कोशिकाओं के लिए उपयुक्त हो जाएगा, यानी कि कोशिकाओं के वह मुफीद हो जाएगा। उसके पश्चात कोशिकाएं उसको क्या करेंगी? अवशोषित करेंगी। तो इसके लिए यानी कि कोशिकाओं को उपयुक्त बनाने के लिए हमें इन भोज्य पदार्थों को बदलना होगा, यानी कि इसको सरल फॉर्म में बदलना होगा। और जब सरल फॉर्म में बदल देंगे, वही क्रिया, वही प्रोसेस जो होता है उसे कहा जाता है पाचन। दूसरे शब्दों में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए तो आगे मैं पूरा यहीं पे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं समेट कर रख दूंगा। बस केवल आप 2 मिनट के लिए कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम कहें कि रोटी है, तो रोटी से अगर मान लीजिए आपको क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का। ये चावल से क्या होता है, आपको मान लीजिए वसा प्राप्त होता है, इसमें वसा भी पाई जाती है, ठीक है, मान लीजिए इससे वसा प्राप्त होती है। अगर हम कहें कि दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो ये तीन आपके मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं, मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं। लेकिन ये कैसे हैं, ये एक जटिल अवस्था में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ हैं, एक जटिल अवस्था में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ हैं। जब इनको हम सरल पोषक पदार्थों में बदलने की कोशिश करते हैं, क्या सरल अवस्था होती है, देखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जटिल अवस्था में पाया जाता है, एक बड़ा अणु होता है। तो जब यह कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज में बदल जाता है, जब यह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है तो हम यह कहेंगे कि यह कार्बोहाइड्रेट जो जटिल था अब किस में बदल गया, ये सरल अवस्था में बदल गया है। और जब यह सरल अवस्था में बदल गया है तो अब कोशिकाएं इसको क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। हमने कहा है आपको कि कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट से मतलब नहीं है, रोटी से मतलब नहीं है, आप चाहे जितना भी ग्रहण कर लीजिए, कोशिकाओं को मतलब है ग्लूकोज से। जब तक ग्लूकोज प्राप्त नहीं होगा तब तक कोशिका किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी देने वाली नहीं है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। और इस पाचन की क्रिया में एंजाइम और जल का होना अनिवार्य होता है। अगर हम अपने पोषक पदार्थों में वसा को ग्रहण करते हैं, अगर हम अपने पोषक पदार्थों में वसा को ग्रहण करते हैं तो वसा एक जटिल फॉर्म में पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ होता है। और जब यही वसा फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड अर्थात वसीय अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही वसा जो है यह सरल अवस्था में बदल जाता है। पुनः अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन भी आपका जटिल अवस्था में पाया जाता है। या प्रोटीन जब कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, यानी कि इसकी जो सबसे सरल अवस्था होती है इसे कहा जाता है अमीनो एसिड। इसे कहा जाता है क्या, इसे बोलते हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज जो है यह कोशिकाओं के लिए क्या है, यह उसके लिए मुफीद है। अब इसको एब्जॉर्ब करके कोशिकाएं अवशोषित करके अपना कार्य कर सकती हैं। चाहे एनर्जी देना हो तो एनर्जी दे सकती हैं, एंजाइम का निर्माण करना हो तो एंजाइम का निर्माण कर सकती हैं, अपना पोषण खुद कर सकती हैं। लेकिन यह कब होगा, जब यह ग्लूकोज, फैटी एसिड या अमीनो एसिड के फॉर्म में कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जाएगा तब। तो यही कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन जो हम ग्रहण करेंगे अपने भोजन के माध्यम से, ये जब तक ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड में नहीं बदल जाएगा तब तक हम उसका पाचन करवाते रहेंगे। यही हमारे इस टारगेट, इस चैप्टर का जो है मूल उद्देश्य रहेगा, यही टारगेट पॉइंट रहेगा। जैसे ही हमको ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड की प्राप्ति हो जाएगी, हम कहेंगे कि पाचन की क्रिया संपन्न हो गई है। मुख गुहा से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन और छोटी आंत तक चलता रहता है। और छोटी आंत तक जाते जाते हमको ये कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन जो है यह ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड के रूप में प्राप्त हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन लगभग क्या होता है, पूर्ण माना जाता है। वो इस वजह से पूर्ण माना जाता है क्योंकि आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा जो है यह कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन जो है छोटी आंत तक जाते जाते ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो पुनः अगर मैं एक लाइन में इसको समझाने का प्रयास करूं तो मैं यह कहूंगा कि एंजाइम तथा जल की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को, बड़े भोज्य पदार्थों को सरल अवस्था में बदलने की जो क्रिया होती है इसको पाचन कहा जाता है। और अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड में बदलने की क्रिया को हम पाचन कहेंगे। चूंकि पाचन जो है इसमें शरीर के कई प्रकार के अंग भाग लेते हैं। जैसे पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होगी, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। बक्कल कैविटी से प्रारंभ होगी। बक्कल कैविटी से प्रारंभ होने के पश्चात आइसोफेगस यानी कि ग्रासनली में, ग्रासनली के पश्चात अमाशय, अमाशय के पश्चात छोटी आंत। तो ये विभिन्न प्रकार के अंग जो हैं
यह सम्मिलित होकर पाचन की क्रिया को संपादित कर रहे हैं। तो ये कई प्रकार के अंग जो हैं मिलकर एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि वह तंत्र, वह सिस्टम जो डाइजेशन की क्रिया में भाग लेता है उसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, या उसे कहा जाता है पाचन तंत्र। आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जो डाइजेशन होता है ये क्या होता है और हमारा इस चैप्टर का मूल उद्देश्य क्या होगा। किसी तरीके से जो है इस ग्लूकोज को, फैटी एसिड को और अमीनो एसिड को अगर हम प्राप्त करने में समर्थ रहें तो हम यह कह देंगे कि हमारे पाचन की क्रिया जो है वो संपादित हो चुकी है, या हमारी जो पाचन की क्रिया है वह पूर्ण हो गई है। तो शुरुआत करते हैं कि पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे ये कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन जो हम रोटी, चावल, दाल या अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, या कैसे सरल भोज्य पदार्थों में तब्दील हो जाता है, और वह कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो इस क्रिया या इस प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, मैंने बताया है कि हम एक एक स्टेप करके चलेंगे और कुछ भी आपका छूटने नहीं पाएगा। बस जो है 2-3 लेक्चर का आप इंतजार करिए। बाकी जितने भी यूपीएससी से क्वेश्चन आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, आप उसके पश्चात उसको सॉल्व करिएगा, और मैं ऐसा आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली जो है इजीली वे में आप उसको सॉल्व करने में समर्थ रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिएगा, पहले मैं बात करना चाहता हूं कि पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, या पाचन तंत्र के अंतर्गत जो है कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को पहला जो भाग होता है इसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, या जिसको हिंदी में कहा जाएगा आहार नाल, जिसको हिंदी में कहा जाता है आहार नाल। दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां, या जिसको हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहला भाग होता है आहार नाल, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा जो भाग होता है वह सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आहार नाल क्या होता है, या किसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, या किसे हम भोजन नली भी इसे कहा जाता है, किसे हम भोजन नली कहेंगे। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है यह लगभग 30 फीट लंबी एक संरचना होती है। 30 फीट लंबी एक संरचना होती है। एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अगर हम एक फिगर लें यहां पे, तो आप यहां से देखिएगा, ये जो एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्सा है, एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्सा है ये हमारे मुख गुहा से प्रारंभ होता है, और मुख गुहा से होते हुए ये जो नली है इसे कहा जाता है ग्रास नली, यानी कि आइसोफेगस कहा जाता है। आइसोफेगस से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे जो है एक थैली नुमा संरचना है जिसको स्टमक कहा जाता है, इसे स्टमक कहा जाता है। स्टमक के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे जो है इस आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। क्यों छोटी आंत कहा जाता है जबकि ये पूरे आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो छोटी आंत के पश्चात जो है हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, या इसे कहा जाता है बड़ी आंत। और ये बड़ी आंत आगे चलकर जो है कन्वर्ट हो जाता है एनस में, यानी कि गुदा में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुख गुहा से यानी कि बक्कल कैविटी से इस एनस तक का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जो इतनी बड़ी संरचना देख रहे हैं, ये जो आप नली देख रहे हैं जिसको हम कैनाल कह सकते हैं, ये इस नली को कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है आहार नाल, या इसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल।
एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, फिर से सुनिएगा। हमने कहा कि बक्कल कैविटी, आइसोफेगस यानी कि जिसको ग्रास नली कहा जाता है, स्टमक, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद हमने कहा एनस तक। ये जो आप इतना बड़ा हिस्सा देख रहे हैं, इतनी बड़ी नली देख रहे हैं, इसी कैनाल को आहार नली कहा जाता है। आहार नली इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसमें आहार यानी कि भोजन जो है पाया जाता है। भोजन जिस नली में है उसे ही क्या है, आपका आहार नली कहा जाता है। तो आहार नली के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। आहार नली का कौन कौन सा हिस्सा हमको पढ़ना है? तो आहार नली का पहला जो हिस्सा है, आहार नली का जो पहला हिस्सा है उसको हिंदी में कहा जाता है मुख गुहा, या इसे कहा जाता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। तो मुख गुहा या बक्कल कैविटी जो है यह आहार नाल का पहला हिस्सा है। इसके पश्चात, मुख गुहा के पश्चात हम पढ़ेंगे, हमने बताया ग्रास नली होता है। ग्रास नली अभी फिगर के माध्यम से और मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ग्रास नली को कहा जाता है आइसोफेगस। आइसोफेगस समझने का प्रयास करिएगा। इसको मैं अभी हटा दे रहा हूं, सहायक पाचक ग्रंथियों की, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। हमने कहा कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया या आहार नाल की शुरुआत कहां से हो जाती है? इस बक्कल कैविटी से। ये क्या है आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद ये जो एक नली है इसे कहा जाता है ग्रास नली, या इसे कहा जाता है आइसोफेगस। आइसोफेगस जो है यह आपके मुख गुहा को जोड़ती है, किससे? अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। किससे जोड़ने का कार्य करती है? अमाशय से, यानी कि स्टमक का। तो आप ये कहेंगे कि मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, और ग्रास नली के पश्चात तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अमाशय। क्या होता है आपका? अमाशय। अमाशय को ही हम कह सकते हैं क्या? स्टमक कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टमक कह सकते हैं। यानी कि आपका मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद ये जो हिस्सा है ये क्या है आपका? अमाशय। अमाशय के पश्चात जब आगे बढ़ेंगे, अमाशय के पश्चात जब आगे बढ़ेंगे तो अमाशय जहां पे समाप्त होती है वहीं से शुरुआत मानी जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी कि छोटी आंत की संरचना जो है शुरू हो जाती है। ये जो आप यू आकार की संरचना देख रहे हैं, ये इस यू आकार की संरचना को छोटी आंत कहा जाता है। और छोटी आंत मुख्यतः तीन भागों में विभक्त होता है। पहले भाग को हम बोलते हैं डियोडेनम, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में ग्रहणी। दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम जेजुनम, और तीसरा जो भाग होता है उसको बोला जाता है इलियम। तो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। समझने का प्रयास करते हैं फिगर में। ये जो आप यू आकार की नली देख रहे हैं, यू आकार की जो नली देख रहे हैं, ये इसको कहा जाता है डियोडेनम। क्या बोलते हैं इसको? डियोडेनम। और डियोडेनम आगे चलकर जो होता है यह कुंडलित संरचना में कन्वर्ट हो जाता है, आपस में कुंडलित संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कुंडलित संरचना में क्या होता है? इस कुंडलित संरचना में जेजुनम और इलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जेजुनम और इलियम। तो हमने कहा कि छोटी आंत के कितने हिस्से हो गए? तीन हिस्से। पहला हिस्सा कौन सा होता है? डियोडेनम। यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा होता है इसे डियोडेनम कहा जाता है। डियोडेनम के पश्चात यहां से लेके लगभग यहां तक का हिस्सा जो होता है इसको जेजुनम कहा जाता है। और जबकि छोटी आंत का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है उसको इलियम कहा जाता है। जो आपका सबसे नीचे छोटी आंत का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इलियम। तो आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा, मुख गुहा से होते हुए आइसोफेगस, आइसोफेगस से होते हुए स्टमक, स्टमक से होते हुए अब क्या शुरुआत हो जा रही है? छोटी आंत का। ठीक है, तो हम अमाशय के पश्चात क्या लिखेंगे? अमाशय के पश्चात हम लिखेंगे छोटी आंत, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, या स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है यह आपका आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होता है। इसके पश्चात, छोटी आंत के पश्चात जो है ये आगे चलकर जो है फिर थोड़ी देर दूर के लिए यह सीधी अवस्था में आ जाती है। यानी कि यहां से यहां तक के आगे का जो बड़ा हिस्सा होता है इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, या इसे कहा जाता है बड़ी आंत।
इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बड़ी आंत या इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत भी आहार नाल का हिस्सा होता है। इसमें भी भोजन क्या करता है? जो अवशिष्ट भोजन रहता है, जो विषैला भोजन रहता है या जो हानिकारक भोजन रहता है, यह भोजन जो है इसी बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में इकट्ठा होता है, जिसको एनस के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। तो आहार नाल का सबसे जो है लास्ट का जो भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बड़ी आंत के नाम से जानते हैं या इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। तो ये जो हिस्सा है आपका मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये आहार नाल का हिस्सा होता है। जब आहार अर्थात भोजन इनसे होते हुए गुजरता है तो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं ये इन पर यानी कि भोजन पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और इनको कई टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि ये जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं इनको सरल करने का प्रयास करते हैं और इतना सरल जब कर देंगे कि वह ग्लूकोज में बदल जाए, वह अमीनो एसिड में बदल जाए, वह आपका बदल जाए फैटी एसिड में बदल जाए, तो हम कहेंगे कि पाचन की क्रिया क्या होती है? वह पूर्ण हो जाएगी। तो ये जो फैटी एसिड, अमीनो एसिड या ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यह मुख गुहा से होते हुए जब भोजन इस छोटी आंत में प्रवेश करता है तो यहां तक यह प्रक्रिया क्या होती है? पूर्ण मानी जाती है। तो फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, हमने कहा कि पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल जिसे कहा जाता है, इसकी लंबाई लगभग 30 फीट लंबी होती है। ये नली कितनी फीट? आपकी 30 फीट लंबी होती है। और 30 फीट लंबी नली में जो है हमने कहा कौन कौन से हिस्से आते हैं जो पाचन की क्रिया में मदद करेंगे? तो मुख गुहा आएगा यानी कि बक्कल कैविटी आएगी, ग्रास नली आइसोफेगस आएगा, अमाशय स्टमक आएगा, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा और बड़ी आंत और क्या आएगा? आपका लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। इसके अलावा भोजन के पाचन में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो सहयोग करती हैं, जो पाचन की क्रिया में सहयोग करती हैं। मुख्यतः हमें यहाँ पे 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है जो भोजन के पाचन में सहयोग करती हैं। पहली जो ग्रंथि होती है उसे लार ग्रंथि यानी कि सलेवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। दूसरी जो ग्रंथि होती है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसको हम लीवर यानी कि यकृत के नाम से जानते हैं। और तीसरी प्रकार की जो सहायक ग्रंथि होती है उसे हम पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय के नाम से जानते हैं। और पैंक्रियाज की यह विशेषता होती है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि भी होती है। तो जो दूसरा हिस्सा है जिसको हमने सहायक यानी कि आपका हमने बताया सहायक पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव जो है ग्लैंड्स कहा था, इस डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है लार ग्रंथियों के बारे में यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। इसके पश्चात हमने बताया है कि हमको यकृत के विषय में पढ़ना है, लीवर के विषय में पढ़ना है और तीसरा जो होता है अग्नाशय, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के बारे में पढ़ना है। यहीं पे हम इंसुलिन की भी क्रियाविधि समझ लेंगे कि इंसुलिन क्या होता है और यकृत के सारे फंक्शंस को हम समझ लेंगे कि यकृत की क्या उपादेयता हमारे शरीर में यानी कि ह्यूमन बॉडी में होती है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, आपका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है उसके अंतर्गत हमें 3 चीजों का अध्ययन करना है। लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स किस प्रकार से मुख गुहा के अंदर पाचन की क्रिया में सहयोग करेंगी। इसके पश्चात हम लीवर के बारे में बात करेंगे, यकृत के बारे में बात करेंगे। यकृत की जो संरचना होती है इस जगह पे पाई जाती है। तो यहां पे देखेंगे कि यकृत वह कौन सी क्रियाविधि अपनाता है जो भोजन के पाचन में सहयोग करता है और अग्नाशय किस प्रकार से भोजन के पाचन में सहयोग करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अभी तक हमने क्या आपको समझाया, मैं फिर से रिपीट करता चल रहा हूं ताकि चीजें जो हैं आपके जहन में बसी जाएं। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाएगी और पाचन की क्रिया तभी संभव है जब एंजाइम और जल उसके साथ साथ में रहें। अगर एंजाइम नहीं पाया जाएगा, जिस भी आपके अंग में नहीं पाया जाएगा, जिस भी आहार नाल के हिस्से में नहीं पाया जाएगा, वहां पे पाचन की क्रिया नहीं होगी। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आहार नाल के जितने हिस्से हैं सब में पाचन की क्रिया होती हो।
जैसे अभी आगे हम बात करेंगे कि आइसोफेगस यानी कि जो ग्रास नली होती है, यहां पे पाचन की क्रिया नहीं होती है, और पाचन की क्रिया न होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि वहां पे एंजाइम का सिक्रेशन यानी कि एंजाइम वहां पे उसका स्रावण नहीं होता है। तो ये चीज आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, और आशा करता हूं ये चीजें सारी जो है आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम रोटी का एक बाइट, एक टुकड़ा अपने मुख गुहा में रखते हैं, और कैसे यह धीरे धीरे जो है इसमें पाचन की क्रिया की शुरुआत होती है, और कौन कौन से एंजाइम जो है उसके पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं आहार नाल से, और आहार नाल से शुरुआत करेंगे। पहले हिस्से के रूप में हम क्या पढ़ेंगे? मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी, यानी कि इस बक्कल कैविटी के अंतर्गत जो है भोजन का पाचन किस प्रकार से होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला जो हमारा मुद्दा होगा, अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि भोजन के पाचन में जो है मुख गुहा किस प्रकार से सहायता करता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट होगा, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन यानी कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, इन बक्कल कैविटी यानी कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम भोजन को अपने मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी में इसको रखते हैं या धारण करते हैं। जैसे ही हम मुख गुहा के अंदर या बक्कल कैविटी के अंदर भोजन को धारण करते हैं, पाचन की जो प्रक्रिया होती है वह शुरुआत हो जाती है। तो पहली चीज आपको यह याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया की शुरुआत होती है वह कहां से होती है? बक्कल कैविटी से। और क्यों पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि एंजाइम का होना अनिवार्य है। तो एंजाइम इसका मतलब है कि बक्कल कैविटी में पाया जाता होगा, तभी यहां पे पाचन की क्रिया संपादित होती होगी। अगर यहां पे एंजाइम नहीं होगा तो यहां पे पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो अगर मैं यह कह रहा हूं कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है, तो इसका मतलब यह है, आप आसानी से ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुख गुहा में कोई न कोई एंजाइम तो होगा जो भोजन के पाचन में क्या करेगा, आपका भोजन के पाचन में मदद करेगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ही हमने रोटी का कोई टुकड़ा हमने अपने मुख गुहा के अंदर धारण किया, उसके पश्चात होता क्या है, इस मुख गुहा के अंदर पाई जाती हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों का मतलब होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथियां एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आती हैं, एक प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। आगे हम बात करेंगे कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं। जब आपको मैं रासायनिक जो समन्वय हमने आपको बताया, जब आपको हार्मोन्स और एंजाइम के बारे में हम बात करेंगे तो उसके अंतर्गत हम बताएंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फिलहाल अभी इतना आप समझिए कि लार ग्रंथि जो होती है वह आपका एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। और इन लार ग्रंथियों से या स्लेवरी ग्लैंड से जो है स्रावित होता है स्लेवा, यानी कि जिसको हम कहते हैं लार। स्लेवरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले रस को हम क्या बोलते हैं? सलाइवा, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? लार कहते हैं। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ही हमने भोजन को इंटर किया तो हमने कहा है कि भोजन मुख गुहा में क्या पाई जाती हैं? मुख गुहा में पाई जाती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जिसको हम कह सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। और इन स्लाइवरी ग्लैंड से यानी कि इन लार ग्रंथियों से स्रावित क्या होता है? इन लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम लार कहते हैं, या इसी को हम सलाइवा कहते हैं। और इस सलाइवा में या इस लार में जो होता है दो चीजें पाई जाती हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इस सलाइवा में या इस लार में दो चीजें पाई जाती हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जल पाया जाता है, जो कि इसका परसेंटेज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 99% होता है। और इस लार में यानी कि सलाइवा में 1% क्या पाया जाता है? इसमें 1% पाया जाता है एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम।
और एंजाइम और जल अगर लार में पाया जाता है, लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाले सलाइवा में अगर पाया जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह मुख गुहा में स्रावित हो रहा है, तो मुख गुहा में पाचन होगा। क्यों पाचन होगा? क्योंकि मुख गुहा में जल और एंजाइम उपस्थित हैं, और अगर जल और एंजाइम ये दोनों फैक्टर कहीं भी उपस्थित होंगे तो वहां पे पाचन की क्रिया होगी, और कहीं भी अगर ये अनुपस्थित होंगे, कोई भी एक अनुपस्थित होगा, एंजाइम अगर अनुपस्थित होगा, तब भी पाचन की क्रिया संपादित नहीं होगी। तो चूंकि यहां पे उपस्थित हैं, तो हम कहेंगे कि मुख गुहा से पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, शुरुआत मानी जाएगी। अब ये लार ग्रंथियां जो होती हैं, इसके बारे में हमने विशेषता ये बताई है पहली कि यह एक प्रकार की कैसी ग्रंथि होती है, तो यह एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में कई प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, अश्रु ग्रंथियां लैक्राइमल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वेद ग्रंथियां स्वीट्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये सारी ग्रंथियां जो हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं। तो हमने कहा कि यह एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, पहली चीज। दूसरी खास बात आपको यह याद रखना है कि मानव के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी, यानी कि पेयर में कितनी होती हैं? 3। अगर संख्या में पूछा जाए तब आपका आंसर कितना होना चाहिए? संख्या में 6। तो आप ये कहेंगे कि जो लार ग्रंथियों की संख्या मानव के शरीर में जो है 6 होती है, और अगर पेयर में पूछा जाएगा तो 3 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी। और अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन सी लार ग्रंथियां मानव के शरीर में पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनमें से एक को कहा जाता है सबलिंगुअल, जो कि जिह्वा का जो पार्श्व इलाका होता है, हिस्सा होता है, वहां पे पाई जाती हैं। दूसरा होता है सब मिक्सलरी, जो सब मिक्सलरी का मतलब ये होता है जो हमारा निचला जबड़ा होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वहां पे एक अस्थि पाई जाती है जिसको मैग्जिला कहते हैं, उस मैग्जिला के दोनों हिस्से में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सब मिक्सलरी। और तीसरी जो ग्रंथि होती है उसको हम पैरोटिड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां, लार ग्रंथियां जो हैं मानव शरीर में पाई जाती हैं। लोकेशन देखने का प्रयास करते हैं कि मानव शरीर में इनकी लोकेशन कहां पे होती है। देखिएगा, अगर मैं यहां पे एक मुख गुहा का हमने फिगर लिया है, तो इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहां से हमारा जिह्वा जो है जहां पे जुड़ा रहता है, यहां पे जो ग्रंथि पाई जाती है इसका नाम क्या है? सबलिंगुअल। क्या नाम होता है आपका? सबलिंगुअल। उसके बाद हमने आपको बताया कि ये जो जबड़ा, जो निचला हमारा जबड़ा होता है, वहां पे जो ग्रंथि पाई जाती है उस ग्रंथि का नाम क्या होता है? सब मैग्जिलरी ग्लैंड, या इसी को सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी कहा जाता है। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। और तीसरी जो ग्रंथि होती है इसका नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। हमारे कान, ठीक है, हमारे दोनों कान जो होते हैं उसके नीचे पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको पैरोटिड ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। पैरोटिड ग्लैंड्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन तीनों लार ग्रंथियों में ये सबसे बड़ी होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाती हैं, उनमें से सर्वाधिक बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? पैरोटिड ग्लैंड। याद रखिएगा, इसी पैरोटिड ग्लैंड में, ठीक है, पहली चीज आपको क्या याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड्स कौन सी होती है, तो आपका आंसर रहेगा पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में दूसरी खास बात आपको यह याद रखना है कि आगे चल के हम आपसे बात करेंगे, जब आपको हम डिजीज पढ़ाएंगे, ह्यूमन डिजीज पढ़ाएंगे, तो उसके अंतर्गत और इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, जब इसमें वायरस का संक्रमण हो जाता है, और वायरस का नाम होता है पैरामिक्सो वायरस। तो जब वायरस का संक्रमण हो जाता है तो ये पैरोटिड ग्लैंड में आ जाती है स्वेलिंग, उसमें सूजन आ जाता है। और जब पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाता है या स्वेलिंग आ जाती है, तो उसी अवस्था को या उसी रोग को कहा जाता है मम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? मम्स।
तो मम्स या जिसको हिंदी में कहा जाता है गलसुआ, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्या, गलसुआ नामक रोग कहा जाता है। तो ये मम्स या गलसुआ नामक रोग किस ग्रंथि में संक्रमण होने से होता है, तो यह भी पैरोटिड ग्लैंड में, जो मानव शरीर की जो लार ग्रंथि पाई जाती, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, जब उसमें संक्रमण होता है उसके पश्चात जो होने वाला रोग होता है, इसको मम्स कहा जाता है या इसे गलसुआ नामक रोग कहा जाता है। यह चीज आप याद रखिएगा। और किसके कारण यह मम्स नामक रोग होता है, तो यह भी याद रखिएगा, पैरामिक्सोवायरस। ठीक है, पैरामिक्सोवायरस के कारण जो होता है यह संक्रमण होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि लार ग्रंथियां जो होती हैं वो लार का स्रावण करेंगी, स्लाइवा का स्रावण करेंगी, और उस स्लाइवा में क्या पाया जाएगा, उस स्लाइवा में पाया जाएगा जल, और क्या पाया जाएगा, एंजाइम। जल की मात्रा क्या होगी, सर्वाधिक, और 1% लगभग क्या पाया जाएगा, एंजाइम। और लार ग्रंथियां कितनी होती हैं मानव शरीर में, 3 जोड़ी होती हैं, और संख्या में कितनी होती हैं, 6। सब लिंगुअल होगा, सब मिक्सलरी या सब मैंडिबुलर भी इसको कहेंगे। इसके पश्चात पैरोटिड ग्लैंड, ये 3 होती हैं। इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। और मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड होती है। आशा करता हूं कि इतनी चीजें जो हैं आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम बात कर रहे थे, ध्यान समझिएगा, आगे हम बात कर रहे थे कि इस लार ग्रंथि में जो लार स्रावित होता है उसमें जल और क्या पाया जाता है, एंजाइम। और कौन से वह एंजाइम है जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं मुख गुहा के अंदर। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं कि वह कौन सा एंजाइम होता है जिसकी वजह से मैं यह कह रहा हूं कि मुख गुहा में पाचन की क्रिया की शुरुआत हो जाती है। और अगर पाचन हो रहा है तो किस चीज का पाचन हो रहा है, क्या प्रोटीन का पाचन हो रहा है, क्या वसा का पाचन हो रहा है, क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि मुख गुहा में पाचन की शुरुआत होती है अथवा नहीं होती है, तो आंसर आपको मिल गया है, होती है। दूसरी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में से किसका पाचन होगा या किसका पाचन नहीं होगा। तो ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं एंजाइम की बात करूं, लार में पाए जाने वाले एंजाइम की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे 2 प्रकार के एंजाइम को आपको याद रखना है। 2 प्रकार के एंजाइम को आपको याद रखना है। कौन कौन से एंजाइम आपको याद रखना है, यहां पे 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जो एंजाइम होता है उसको कहा जाता है टाइलिन, इसमें पी साइलेंट होता है। पहले प्रकार का जो एंजाइम होता है इसका नाम होता है टाइलिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होता है, यूपीएससी में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो आप ये पाएंगे कि नहीं, ये सारे जो आपके जितने भी मैं पॉइंट बताते चल रहा हूं उसको अपने जहन में रिकॉल करते चलिएगा। हमने कहा कि टाइलिन जो है यह लार ग्रंथियों से पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है, जो आपका लार होता है, इसमें पाया जाता है कौन सा पहला एंजाइम, टाइलिन। और टाइलिन के बाद जो है दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है इसका नाम है लाइसोजाइम। इसका नाम होता है लाइसोजाइम। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम पाए जा रहे हैं कहां पे, लार से। और लार कहां से स्रावित हो रहा है, लार ग्रंथियों से, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से। टाइलिन का कार्य क्या होता है, किसका पाचन करता है ये टाइलिन जो है ये किसका पाचन करता है। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर क्या करेंगे कि यह पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करता है, यह पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। क्या टाइलिन प्रोटीन का पाचन करेगा, नहीं। क्या टाइलिन जो है फैट का पाचन करेगा, नहीं। तो आपके लिए एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ये पॉइंट, कि टाइलिन के द्वारा केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, इसके द्वारा प्रोटीन और फैट का पाचन नहीं होगा। तो कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं। आगे चल के हम आपको बढ़ाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड 3 हिस्सों में बटा होता है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड 3 हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की श्रेणियां होती हैं। जैसे ग्लूकोज की मैं बात करूं, चाहे फ्रक्टोज की बात करूं, चाहे सेलुलोज की बात करूं, चाहे स्टार्च की बात करूं। तो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है जिसका नाम होता है स्टार्च।
जिसका नाम होता है स्टार्च, या इसे ही हिंदी में कहा जाता है मंड। क्या बोलते हैं इसको कहते हैं मंड। ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। अगर ये आपको जानना है कि किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो यह एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की यह विशेषता होती है कि यह सबसे जटिल अवस्था में पाया जाता है। अगर सारे कार्बोहाइड्रेट्स में देखा जाए कि सारे कार्बोहाइड्रेट में सर्वाधिक मात्रा में कौन कॉम्प्लेक्स अवस्था में पाया जाता है, सबसे जटिल अवस्था में कौन सा पाया जाता है, तो पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। और उसी पॉलीसैकेराइड का एक भाग होता है स्टार्च। इसके अंतर्गत काइटिन भी आता है, इसके अंतर्गत सेलुलोज भी आता है। तो हम उन सारी चीजों पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगर पॉलीसैकेराइड है तो इसका मतलब यह है कि यह एक जटिल अवस्था में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये जो स्टार्च होता है, इस स्टार्च को जो है ये टाइलिन नामक एंजाइम जो है इसको बदल देता है माल्टोज में। किस में बदलता है इसको? माल्टोज में बदलता है। माल्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होता है? तो माल्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि ये जटिल अवस्था में पाया जा रहा था, इसको तोड़ा गया, बदला गया, तो यह कुछ सरल अवस्था में आ गया। और जब यह माल्टोज ग्लूकोज में टूट जाएगा तो अब हम कहेंगे कि अब इसका पाचन नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज की प्राप्ति ही मूल उद्देश्य था हमारा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। हमने कहा है कि अगर कार्बोहाइड्रेट को हम पाचन करते चले जाएं, तोड़ते चले जाएं, और अगर उसकी प्राप्ति हमको ग्लूकोज की प्राप्ति हो गई, तो हम कहेंगे कि अब जो है कार्बोहाइड्रेट आगे नहीं टूटेगा, अर्थात अब कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण कर लिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अभी स्टार्च किसमें बदला है? केवल माल्टोज में। और माल्टोज एक प्रकार की डाइसैकेराइड शर्करा होती है, और स्टार्च एक प्रकार का मोनोसैकेराइड शर्करा होता है। कैसा होता है? एक प्रकार का मोनोसैकेराइड शर्करा होता है। याद रखिएगा, इस स्टार्च को बदलता है किसमें? माल्टोज में। कौन बदलता है? टाइलिन। माल्टोज एक प्रकार की मीठी शर्करा होती है, एक प्रकार की मीठी शर्करा होती है। यही कारण होता है कि जब हम अच्छी तरीके से गर्म रोटी को, चावल को अच्छी तरीके से चबाते हैं, तो जब चबाते हैं भोजन को अच्छे तरीके से, तो उसके पश्चात अधिक मात्रा में लार स्रावित होता है। और जब अधिक मात्रा में लार स्रावित होता है तो उसके साथ में अधिक मात्रा में स्रावित होता है टाइलिन। और जब अधिक मात्रा में टाइलिन स्रावित होता है तो वह अधिक मात्रा में माल्टोज में परिवर्तन करता है। और जब अधिक मात्रा में माल्टोज में परिवर्तन करता है तो हमको रोटी या चावल कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो हमारी मुख गुहा के अंदर भोजन इस वजह से मीठा लगता है क्योंकि वहां पे क्या है? वहां पे टाइलिन जो है इसको बदल दे रहा है माल्टोज में। अगर माल्टोज हमारे मुख गुहा में न रहे तो हम चाहे जितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न करें, हमको भोजन मीठा लगने वाला नहीं है। तो माल्टोज की वजह से जो है भोजन कैसा लगता है? हमको मीठा लगता है, क्योंकि माल्टोज एक प्रकार की शर्करा होती है। और कहीं भी अगर आपको आगे से ओज मिल जाए, क्या मिल जाए? ओज। आगे से कहीं भी आपको ओज शब्द मिल जाए तो ओज का मतलब समझ लीजिएगा कि वो क्या है? शर्करा है। क्या है? एक प्रकार की शर्करा। और शर्करा अगर है तो वह स्वाद में होगी कैसी? मीठी। जैसे ग्लूकोज, जैसे माल्टोज, जैसे लैक्टोज, आप देखेंगे सबके आगे क्या लगा है? ओज। जैसे सुक्रोज, तो ये सब क्या है? एक प्रकार की मीठी शर्करा होती हैं। तो इसको आप स्पष्ट रखिएगा, कहीं भी आगे से ओज शब्द मिल जाए तो ओज का मतलब क्या होता है? शर्करा। ठीक उसी प्रकार से आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है? अगर कहीं भी एज शब्द मिल जाए, एज, तो याद रखिएगा एज का मतलब होता है एंजाइम। एज का मतलब होता है क्या? एंजाइम।
जैसे टाइलिन को एमाइलेज के भी नाम से जाना जाता है, तो लास्ट में अगर एज आया तो आप कहेंगे कि वह एंजाइम है, और अगर ओज आया तो आप क्या कहेंगे कि वह एक प्रकार की शर्करा है। ठीक है, तो इन दोनों में आप अंतर को हमेशा स्पष्ट रखेंगे। तो कुछ सवाल जो है, कुछ की पॉइंट होते हैं, वे की पॉइंट जो होते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए। जो जितने भी ऑप्शन होते हैं उसको एलिमिनेट करना अगर आपने सीख लिया, याद रखिएगा यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें से अगर संख्या देखी जाए तो बहुतायत संख्या में देखा जाए तो क्वेश्चन अगर आपको एलिमिनेशन थ्योरी प्रोसेस पता चल गया तो कई क्वेश्चन जो है अगर जो उसका आप डायरेक्टली आंसर नहीं जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप उसका आंसर नहीं जानते हैं, फिर भी आप उसको सॉल्व कर पाने में सक्षम होंगे। तो अभी हमने ये बताया आपको कि स्टार्च को बदल दिया जाएगा माल्टोज में, किसके द्वारा बदला जाएगा? स्टाइलिन के द्वारा। दूसरा एंजाइम क्या है? दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। लाइसोजाइम जो है यह भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया और रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। यानी कि कभी कभी होता है कि हम जल्दबाजी में भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और उस समय हमारा हाथ दूषित होता है या भोजन ही दूषित होता है। तो उस दौरान होता क्या है, जब हम भोजन को चबाते हैं अच्छे से तो अधिक मात्रा में लार स्रावित होता है और अधिक मात्रा में लाइसोजाइम का निर्माण होता है। और जब लाइसोजाइम अधिक मात्रा में निकलता है तो यह भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को, बैक्टीरिया को क्या करते हैं? गलाकर मारने का कार्य करते हैं। याद रखिएगा लाइसोजाइम जो है इसके अलावा हमारे स्वेद पसीनों में भी पाए जाते हैं, हमारे आंसुओं में भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी जो आंसू होती है आंसुओं में भी पाया जाता है क्या? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पसीने में भी पाया जाएगा और हमारे आंसू में भी यानी कि टीयर में भी पाया जाएगा। तो लाइसोजाइम के बारे में याद रखिएगा कि यह रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। यह रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है, रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले लार के बारे में देखा कि उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और ये किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। अभी हमने मुख गुहा से निकलने वाले एंजाइमों की सहायता से भोजन के पाचन की प्रक्रिया को समझा और देखा। अभी मुख गुहा के अंदर जो है हमारे दांत और जिह्वा जो कि भोजन की यांत्रिक पाचन में सहायता करते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है कि किस तरह से दांत जो है वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, परमानेंट टीथ किसे कहते हैं, वही आपके अस्थाई दांत, विजडम टीथ किसे कहते हैं, कितनी संख्या आपके बच्चों में पाई जाती है, कितनी वयस्कों में पाई जाती है। इन सारी बातों पे जो है डिटेल से हम बातें करेंगे कल, यानी कि कल वाले लेक्चर में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं कल वाले लेक्चर पे आऊं, आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। हमने आपको बताया कि भोजन का पाचन क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम तथा जल की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में बदल देने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। और अगर जटिल भोज्य पदार्थ का मतलब यह होता है कि कोई कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, क्योंकि भोजन के माध्यम से हम इन्हीं को ग्रहण करते हैं, तो जब इनको हम ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड में बदल देते हैं तो इसी क्रिया को कहा जाता है क्या? पाचन कहा जाएगा। यानी कि कोई बड़ा अणु है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए, कोई बड़ा का मतलब भोज्य पदार्थों की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। इसके पश्चात हमने आपको बताया कि भोजन के पाचन तंत्र में जो है एलिमेंट्री कैनाल और आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि सहायक पाचक ग्रंथियां भाग लेती हैं। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने बताया कि बक्कल कैविटी से शुरुआत होगी, उसका बाद भोजन ग्रास नली में प्रवेश करेगा, ग्रास नली के पश्चात भोजन अमाशय में, अमाशय के पश्चात भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करेगा और इनमें भोजन के पाचन की प्रक्रिया संपादित होगी। इसके पश्चात डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत हमने लार, यकृत और अग्नाशय के बारे में बताया कि इनके बारे में हमको अध्ययन करना है डिटेल से। जैसे कि अभी हमने लार ग्रंथियों के बारे में आपको बताया कि इनकी संख्या कितनी होती है और क्या क्या इसमें प्रोसेस होते हैं। इसके पश्चात हमने आपको पढ़ाया कि जैसे ही भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है, आप चाहें अथवा आप न चाहें, भोजन का पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है।
कैसे होती है? हमने कहा है कि लार ग्रंथियों से स्रावित होता है लार, और लार में पाया जाता है जल और एंजाइम, और जल और एंजाइम है तो इसका मतलब भोजन का पाचन होगा। और एंजाइम के रूप में यहां पे टाइलिन पाया जाता है, और पाया जाता है क्या? लाइसोजाइम। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? तो यह आपके स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है, जबकि ये जो लाइसोजाइम होता है यह भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। आशा करता हूं कि ये पूरी चीज जो है आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग जो है रिकॉल इस चीज को करते रहिए। कुछ दिनों में आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो कक्षाएं हैं, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की जो कक्षाएं हैं, वो भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए और रिकॉल करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।